ठीक है बच्चों, ठीक है शाबाश। हमने लास्ट क्लास एक ही लिया था, उसके बाद तो बेटा दूसरी और तीसरी क्लास हमारी नहीं हो पाई थी। और पहली क्लास में मैंने लिविंग वर्ड के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया था कुछ, और उसके बाद मैंने जो 2 वीडियोस भेजे थे आपको, उसमें नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड सारा मोनोग्राफ वगैरह सारा कुछ हमने कवर किया था। तो आप लोगों ने मुझे लगता है वीडियो देख लिया होगा वो, और चैप्टर तो ऐसे खत्म हो चुका है बेटे। ये 3 लेक्चर थे मेरे लिविंग वर्ड के, लेकिन कुछ बच्चों ने डाउट कुछ बताए हैं उसमें कि आपने सर जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर के जितने भी रूल्स हैं उसमें शायद कुछ बच्चे लिख नहीं पाए हैं। तो आज हम उसी को बेटा फिर से शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर है ना, नॉमेनक्लेचर में जैसे मान लो बेटा कि नॉमेनक्लेचर में नॉमेनक्लेचर में बेटा हम एक प्लांट का नाम लिखते हैं, जैसे कि सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है, ये प्लांट का नाम है बेटा ना, सोलेनम ट्यूबेरोसम। और जैसे कॉकरोच है उसका नाम होता है बेटा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। ये प्लांट का नाम हमने लिखा है बेटा, और ये एनिमल का नाम लिखा है ना। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में ये जो फर्स्ट वर्ड होता है बेटा, फर्स्ट वर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम। और जो सेकेंड वर्ड होता है, अगर कोई प्लांट का नाम है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एपिथेट। और एनिमल का नाम है बेटा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक नेम। समझ में आ गया बात? जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो 2 वर्ड्स होते हैं बेटा, फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड, तो अगर प्लांट का है तो उसको सेकेंड वर्ड को हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे, और अगर एनिमल है बेटा तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक। ठीक बात है, वेरी सिंपल। और जो फर्स्ट वर्ड है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उन दोनों को क्या बोलेंगे बेटा हम जेनेरिक नेम ही बोलेंगे, जेनेरिक नेम के नाम से ही जानेंगे उसको, है ना। तो हम सारे जो रूल्स है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आप 1 बाय 1 करके सारे नोट करो, है ना। पहला लिखो बेटा रूल्स में कि इसमें बेटा 2 वर्ड्स होने चाहिए, 2 वर्ड्स, मिनिमम 2 वर्ड्स, ठीक है। सेकेंड रूल लिखो, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का हम रूल बता रहे हैं बेटा आपको, है ना। सेकेंड लिखो, जेनेरिक नेम मस्ट बी स्टार्ट विद, जेनेरिक नेम मतलब पहला वर्ड जो है मस्ट बी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर दिख रहा है आपको। एंड स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट मस्ट बी स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, must be start with small letter, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या थर्ड हो जाएगा ना, हाँ थर्ड लिखो, थर्ड लिखो बेटा when it is hand written, अगर हाथ से हम लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही साहब? शोर हो रहा है? बहुत कम साफ सुनाई दे रही है आवाज मेरी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थर्ड लिखो बेटा, थर्ड पॉइंट लिखो आप, व्हेन इट इज हैंड रिटन और टाइप विद टाइप राइटर, मतलब हम हाथ से लिखें या टाइप राइटर से टाइप करें, है ना। व्हेन इट इज हैंड रिटन और टाइप विद टाइप राइटर, टाइप विद टाइप राइटर, टाइप राइटर, it should be underlined separately, it should be underlined separately,
इट शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। मतलब देख लो, ध्यान से सुनो, इस चीज को समझ लो थोड़ा बेटा। जैसे है ना, मैं यहाँ पे दो वर्ड लिखता हूँ बेटा, देखो, प्लाज्मोडियम, ठीक है, एक बार और प्लाज्मोडियम लिखता हूँ यहाँ पे, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसको तो मैंने क्या किया बेटा, अंडरलाइन कर दिया, इसको ऐसे छोड़ दिया मैंने, हाथ से लिखा हुआ है, इसको हमने छोड़ दिया। देखो स्पेलिंग सेम है ना, ठीक बात है। अब इसका मतलब जानते हो, ये वो प्लाज्मोडियम है जो मलेरियल डिजीज कॉज करता है, समझ रहे हो। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो पैरासाइट है बेटा, पैथोजन है ना, मलेरियल डिजीज कॉज करने वाला प्रोटोजोआ। क्योंकि मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको, तो ये ऑर्गेनिज्म का नाम हो गया बेटा, ठीक बात है ना। इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप पढ़ोगे इसके बारे में, ये स्लाइम माउल्ड की बॉडी फॉर्म है ना, स्लाइम माउल्ड का ये क्या है बेटा, बॉडी फॉर्म है, एक्चुअली बॉडी फॉर्म है ये। क्योंकि मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया, स्पेलिंग सेम है बेटा, देख रहे हो, एक ही जैसे लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन नहीं किया है, इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने। तो हम जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखते हैं बेटा, तो उसको अंडरलाइन जरूर करते हैं, अंडरलाइन करना ही करना है उसको, ठीक है ना। ये बॉडी फॉर्म होती है, कैसी होती है हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्लाइम माउल्ड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी उसकी बात बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं करेंगे, अभी इसको कंप्लीट करते हैं इस टेबल को। फोर्थ हो गया, तो फिफ्थ जो भी होगा लिखो, नेक्स्ट लिखो, when it is printed, when it is printed it should be italic, है ना, थोड़ा सा तिरछा होता है वो। अगर हम उसको प्रिंट करते हैं बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम को, तो वो इटैलिक में होना चाहिए, इट शुड बी इटैलिक। फिफ्थ होगा या फोर्थ जो भी होगा, या सिक्स्थ होगा, नेक्स्ट लिखिए, the generic name and specific epithet must be minimum 3 or maximum 12 letters, minimum 3 or maximum 12 लेटर, मतलब 3 to 12 लेटर होना चाहिए बेटा। मतलब ऐसा कोई नाम ना हो जिसमें कि 2 से हम काम चला लें, है ना, 2 नहीं हो सकता, मिनिमम तो 3 हो सकता है, या 12 से बढ़ा दें, एक्सेप्शन है 12 से ज्यादा, 1-2 एक्सेप्शन है, बट यूजुअली 3 to 12 लेटर होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई, वेरी सिंपल। नेक्स्ट लिखिए बेटा, दिस नेमिंग मस्ट बी डन बाय, दिस नेमिंग मस्ट बी डन बाय लैटिनाइज्ड लैंग्वेज। लैटिनाइज्ड लैंग्वेज ही क्यों, क्योंकि बेटा उसे आज कोई यूज नहीं करता है ना, वो डिजॉल्व हो चुकी है, इसीलिए उसी का यूज हम लोग करते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्शन हो जाता। अगर मान लो हिंदी यूज करेंगे तो बाकी सारे लोग शोर मचाएंगे, और इंग्लिश यूज करेंगे तो बाकी सारे लोग बोलेंगे, तो इसलिए हम लैटिनाइज्ड लैंग्वेज का हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज साइटेशन। साइटेशन क्या होता है बेटा, नेक्स्ट लिखिए, साइटेशन। साइटेशन मींस होता है बेटा एडिंग द नेम ऑफ साइंटिस्ट, एडिंग द नेम ऑफ साइंटिस्ट आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट और स्पेसिफिक नेम, है ना, साइंटिस्ट का नाम जोड़ देते हैं। उसके बाद जैसे मैंगीफेरा इंडिका के बाद आपने देखा होगा कि हो सकता है लिखा ना हो, एल हम लिख देते हैं, मतलब लीनियज से जो है पहला जो नाम बताया था बेटा, किसी प्लांट का बताया था, और वो था मैंगीफेरा इंडिका, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका के बाद एल लिखा हुआ है, तो ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, लिनियस, है ना, लिनियस। तो इसको हम बोलते हैं बेटा साइटेशन या सिटेशन, ठीक है, बात है, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लिखो टोटोनिम, टोटोनिम जो भी नंबर होगा, टोटोनिम। टोटोनिम क्या होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे, अच्छा ये केवल जूलॉजी में होता है बेटा, ओनली इन
जूलॉजी, है ना। एनिमल का जो नाम लिखते हैं उसमें लिखते हैं हम इस तरह से, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे लिख दें नाजा, नाजा, है ना, नाजा, नाजा, रैटस, रैटस, 2 बार लिख दिया नाजा। ये बेटा नाजा, नाजा ये स्नेक की स्पीसीज होती है, रैटस चूहा होता है बेटा। तो हम क्या इसमें क्या किए हैं बेटा, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम दोनों को एक ही वर्ड से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। इसी को हम बोलते हैं बेटा टोटोनीम। इसी को क्या बोलते हैं हम, टोटोनीम। जैसे आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा, कतला, कतला, ये भी सुना होगा कतला, कतला। तो जब हम when generic name and specific name represented by same word is called टोटोनीम्स। तो मुझे लगता है टोटोनीम समझ में आ गया आपको। अब तो ऑटोनीम भी एक होता है, नेक्स्ट नंबर जो होगा वो दे लेना। ऑटोनीम ये क्या है, ऑटोनीम में लिखिए, जैसे कि हम बताते हैं अगर ऑटोनीम की बात, तो हम ह्यूमन का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं बेटा, होमो, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। और सैपियंस एक बार और लिख दे, सैपियंस एक बार और लिख दे बेटा, सैपियंस। अब ये देखो सब इसमें होमो सैपियंस, सैपियंस इसको बोलते हैं ऑटोनीम्स, है ना। तो ऑटोनीम्स में क्या लिखेंगे, व्हेन स्पेसिफिक एंड सब स्पेसिफिक, मतलब ये तो स्पेसिफिक नेम था और ये क्या है, सब स्पेसिफिक नेम है, समझ रहे हो। व्हेन स्पेसिफिक एंड सब स्पेसिफिक नेम इज रिटन इन सेम वर्ड, रिटन बाय सेम वर्ड कॉल्ड ऑटोनीम्स। ठीक बात है। ये तो हो गया बेटा सारा का सारा हमारा क्या, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कुछ कोर्स इंटरनेशनल कोर्स बनाए गए बेटा जिसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा नोमेनक्लेचर हम करते हैं, है ना। तो कोर्स फॉर नोमेनक्लेचर, कोर्स फॉर नोमेनक्लेचर, इसमें पहला है बेटा ICBN, मतलब फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर, है ना। इसमें इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, है ना, इंटरनेशनल कोड्स फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। और ICBN एक बार और मैं लिखता हूँ बेटा, ICBN, देख रहे हो, इसका फुल फॉर्म होगा बेटा इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। मतलब ये तो सेम होगा, यहाँ पे हम ऑफ लिख दें, बैक्टीरियल के बॉटेनिकल के जगह पे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया बेटा, बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। उसी तरह से एक और कोड है ICZN, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बहुत आसान है। एक और ICVN, वी के जगह पे क्या लिख देंगे, वायरल, है ना, यहाँ भी ऑफ होगा, वायरल नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो एक और है ICNCP, ICNCP का क्या होगा बेटा, इंटरनेशनल कोड्स फॉर कल्टीवेटेड, इंटरनेशनल कोड्स फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है। तो दीज आर द कोड्स, सम कोड्स फॉर नोमेनक्लेचर। ये इंटरनेशनल कोड है बेटा, इसी के अकॉर्डिंग जब मान लो हमने कोई नाम रखना है तो इसी के अकॉर्डिंग हम रखते हैं, है ना। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी जब लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की स्टार्टिंग की थी उस टाइम पे। ठीक बात है ना। तो ये तो हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, कुछ बच्चों ने डाउट बताए थे इसमें, इसीलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया है। एक और चीज है, जैसे मान लो कुछ बच्चों ने बोला है कि सर स्पीसीज भी हमें समझ में आया नहीं,
अच्छी तरह से। 2-3 बच्चों ने बोला था व्हाट्सएप पे, डाउट बताया थे अपने, किसी का समझ में नहीं आया, उसको भी मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है? स्पीसीज कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम 3 नाम लिखते हैं बेटा। पहला तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ब्रासिका, ध्यान से सुनो, ब्रासिका ओलेरेसिया, है ना, बोट्राइटिस, बोट्राइटिस। दूसरा है बेटा ब्रेसिका ओलेरेसिया कोलोरापा, ब्रेसिका ओलेरेसिया कोलोरापा, है ना। एक और होता है, अगर आपको याद है, मैंने वो अपने लेक्चर में बताया है ये बात, अगर किसी को याद हो तो लिखना जरा, मैं देख रहा हूँ, किसी को याद हो तो लिखिए जरा, मैं देख रहा हूँ। किसी को तीसरा नाम याद है? मैं देखूं क्या आप लोग लेक्चर देखे हो या नहीं देखे हो। तीसरा नाम मैंने क्या लिखा था? ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइकस, ब्रेसिका ओलेरेसिया कोलोरापा, और तीसरा किसी को नहीं याद है, कोई नहीं लिख पा रहा है ना, नहीं लिख पा रहा कोई। तीसरा मैं लिख देता हूँ ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा, कैपिटाटा, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट जो है वो क्या है, कली फ्लावर है। ये जो है बीच वाले में लिखा हूँ, ये नॉल है, मतलब कि गांठ होगी। ये कली फ्लावर है, कली फ्लावर है। और ये क्या है बेटा, कैबेज है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे तीनों का नाम लिखा क्यों है, कुछ तो रीजन होगा इस चीज से, कुछ लेना देना होगा इसका बेटा। इन तीनों का जो इन तीनों का फ्लावर अगर हम एक, हाँ कह रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, वो दूसरा था या तीसरा था उससे मतलब नहीं है, ये सही होना चाहिए। मतलब इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक बात है। स्पेलिंग सही कर लेना, हो सकता है उसमें मिस्टेक हो, मुझे अभी याद आया। ये सही स्पेलिंग मैंने लिखा है, कोलोरापा एंड कैपिटाटा। कैपिटाटा क्या होता है बेटा, कैबेज होता है। और बोट्राइकस जो है कली फ्लावर होता है। कोलोरापा नॉल, मतलब कि गांठ गोभी जिसको हम बोलते हैं, ग्रीन कलर की होती है, आप लोग सब लोगों ने देखा होगा, ठीक बात है ना। यहाँ पे तीनों नाम मैंने इसलिए लिखा है बेटा कि तीनों का फ्लावर अगर हम एक बकेट में डाल दें, ध्यान से सुनना, 2 मिनट का कंसेप्ट है ये। तीनों का फ्लावर अगर इस बकेट में डाल दें और आपसे बोले बेटा कि आप ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइकस का फ्लावर निकाल के हमें दिखाओ, या इसका दिखाओ या इसका दिखाओ, तो आप नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि तीनों का फ्लावर बिल्कुल बेटा सेम कलर का होता है, शेप एंड साइज सब कुछ सेम होता है। तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो क्लासिफिकेशन का बेस है ना बेटा, वो वेजिटेटिव से ज्यादा रिप्रोडक्टिव पार्ट का वेटेज है। मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो सही होता है, ठीक है, वो सही होता है। तो इन तीनों को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के बेसिस पे डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते, ठीक बात है। लेकिन एक बात है कि अगर आप इस कली फ्लावर के पॉलिन ग्रेन से अगर नॉन के स्टिग्मा को पॉलिनेट करा देते हो बेटा, तो पॉलिनेशन तो करा दोगे आप, लेकिन फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। एक ही जैसे दिखने वाले 2 एनिमल भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते अगर वो डिफरेंट स्पीसीज के हैं। तो बात ये है बेटा, बात को समझो जरा, छोटी सी बात है लेकिन आपका नीट के कई सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। यहाँ पे एक बात बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से हमें समझने की जरूरत है। इसको हमने पॉलिनेट करा दिया बेटा, चलो मैं बना देता हूं बेटा। ये मान लो ये बोट्राइकस का स्टिग्मा है, और ये बोट्राइकस का मान लो बाइसेक्सुअल है, 1 मिनट के लिए मान लो। तो ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। ये कोलोरापा का स्टिग्मा है बेटा, ये ओवरी है, और ये इसका पॉलन ग्रेन। इसको इससे पॉलिनेट करा दे तो पॉलिनेशन तो हो जाएगा, लेकिन पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी, फर्टिलाइजेशन नहीं पॉसिबल है,
ठीक बात है। इसको बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब ये रिप्रोड्यूस आपस में कर ही नहीं सकते, इसका मतलब डिफरेंट स्पीसीज है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली देखने में तो सिमिलर है, इसलिए बेटा इनको तीनों को एक ही में रखा गया है। इन तीनों को हम बोलते हैं बेटा कि ये तीनों सिबलिंग स्पीसीज हैं, सिबलिंग स्पीसीज है। ठीक है, तो बायोलॉजिकली ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बेटा, इसलिए इनको हम बोलते हैं दीज आर थ्री बायोलॉजिकल स्पीसीज। ये तीन बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं, बट वन टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज है। ये एक ही टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज है बेटा, ये तीनों के तीनों, क्योंकि इनका रैंक सेम है। देखो ना, जीनस और स्पीसीज, ठीक बात है, सब स्पीसीज वो अलग बात है। दूसरी चीज बेटा कि अब थोड़ा सा हम इसको दूसरी तरफ मोड़ देते हैं ना, ध्यान से सुनना इस बात को। डार्विन का नाम आप सब लोगों ने सुना है बच्चों, ठीक बात है। डार्विन फेमस किस लिए थे बेटा? इन्होंने इस स्पीसीज कंसेप्ट बताया, मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कंसेप्ट, कि एक स्पीसीज की डिस्कवरी कैसे हुई। समझ रहे हो? मतलब किसी पॉपुलेशन में यहाँ पे ए स्पीसीज के कुछ लोग रहते हैं, मतलब ये एक ही पॉपुलेशन है, तो इसे बी स्पीसीज कैसे डेवलप हुई, कैसे बी स्पीसीज सबसे पहली बार बना, ये बताने वाले कौन थे? डार्विन। डार्विन, ठीक है ना? कब? 20th सेंचुरी में। ठीक बात है। तो आपकी लिविंग वर्ड के फ्रंट पेज पे एक नाम दिया है बेटा, इस नाम को अच्छी तरह से नोट कर लो, पहले कई बार नीट में आया क्वेश्चन इससे, पता नहीं ये आता रहता है बेटा इस नाम से, है ना? अर्नस्ट हाइकल, आप याद रखना बेटा, अर्नस्ट, सॉरी हाइकल लिख दिया मैंने, मेयर है, अर्नस्ट मेयर, ठीक है ना? अर्नस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ द 19th सेंचुरी बेटा यहाँ पे लिखना था, मैंने गलत से लिख दिया। अर्नस्ट मेयर को हम बोलते हैं बेटा डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ऐसा क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि अर्नस्ट मेयर ने, बात समझ में आ रही होगी आपको, तो अर्नस्ट मेयर ने बेटा बताया था स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। इन्होंने तो स्पीसीज के बारे में बताया कि एक स्पीसीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और अर्नस्ट मेयर ने बताया कि बहुत सारी स्पीसीज, मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे प्रोड्यूस हुई। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब ये है बेटा कि देखो, काऊ जो है इसी में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। वीट में बहुत सारी वैरायटी है, राइस में बहुत सारी वैरायटी है, तो वो डाइवर्सिटी कैसे डेवलप हुई ये बताने वाले कौन थे? अर्नस्ट मेयर। तो इसीलिए इनको बोलते हैं बेटा कि 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्पीसीज में और बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में क्यों इन दोनों का नाम ले रहे हैं? क्योंकि बेटा ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात मैंने की थी, ये किसने कहा था? अर्नस्ट मेयर ने कहा था बेटा, अर्नस्ट मेयर ने बोला रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया स्पीसीज का, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बेटा हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बेटा, उसको हम सेम स्पीसीज या कॉमन स्पीसीज बोल सकते हैं जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके एंड प्रोड्यूस दोज ऑर्गेनिजम्स which reproduce and produce fertile offsprings are considered as a common species। इस बात को बताने के लिए मेयर ने कौन सा एग्जांपल लिया बेटा? देखो जरा, मेयर ने क्या किया बेटा? हॉर्स लिया और डॉन्की लिया, ठीक है ना? इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो हमें म्यूल मिल रहा है, तो लेकिन ये क्या है बेटा? म्यूल इनफर्टाइल है, या इसको हम स्टेराइल बोलते हैं। ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता कि कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जब ये नहीं कर सकता बेटा, तो मतलब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ये दोनों प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, रिप्रोड्यूस तो कर पा रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, हॉर्स और डोंकी बेटा रिप्रोड्यूस तो कर पा रहे हैं, लेकिन वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं।
इसलिए इन दोनों को हम एक स्पीसीज में कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसा कहा मेयर ने। ठीक बात है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये रिप्रोड्यूस आपस में कर तो सकते हैं, लेकिन देखो कर तो सकते हैं लेकिन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो those organisms which reproduce and produce fertile offsprings are considered as common species। बात समझ में आया, उसको कॉमन स्पीसीज में रखेंगे। ठीक बात है, तो ये दोनों सेम स्पीसीज के नहीं हुए, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके वो उसी मतलब सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन कहाँ है बेटा? ऑब्जेक्शन इसमें भी है। जैसे क्या है ऑब्जेक्शन, देखो ऑब्जेक्शन क्या है कि जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं बेटा, या स्टेराइल, इनफर्टाइल या स्टेराइल हम कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब वो ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं ना, वो ह्यूमन बीइंग्स जो जिनके बच्चे नहीं होते है ना, उनको स्टेराइल बोल सकते हैं या इनफर्टाइल बोल सकते हैं। तो दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, अब रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, इसका क्या मतलब हुआ? वो स्पीसीज नहीं है क्योंकि रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट फेल हुआ कि नहीं बताओ? मतलब कोई जरूरी थोड़ी ना है। हाँ साउंड कम आ रहा है, साउंड कम आ रहा है। अब आया साउंड? अब आ रहा है बेटा, लिखो फिर से। अब साउंड सही आ रहा है? साउंड सही आ रहा है बच्चे? हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। तो बेटा those human couples which unable to reproduce, they are unable to reproduce but they are species, वो species किसी न किसी species तो belong करते हैं। फिर से लिखो बेटा, वो species तो से belong तो करते हैं बेटा, ठीक है ना? तो biological species concept गलत हुआ, ठीक बात है ना? और वैसे इस जो ये जो कंसेप्ट है इसका बेसिस क्या था बेटा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये बात ये आपको याद रखनी है, अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है? तो इस दूसरा स्पीसीज कंसेप्ट आया बेटा मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, जो हमने वीडियो में आपको बताया भी था। दूसरा कंसेप्ट आया बेटा मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा कुछ लोगों ने बोला कि जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो ऑर्गेनिजम्स, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर का मतलब मॉर्फो मींस एक्सटर्नल फीचर, समझ रहे हो? मतलब बाहर से देखने में जो लोग एक ही जैसे दिखते हैं, जो वो सारे ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। जैसे कि हम सारे ह्यूमन एक जैसे दिखते हैं तो हमारी स्पीसीज सेम हुई, ऐसा बोला लोगों ने, ठीक है ना? मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। तो आपको क्या लगता है ये बात ठीक ठीक लग रही है क्या? ठीक लग रही है? मतलब देखने में अगर भीड़ जो है भीड़ के जैसा दिख रहा है। अच्छा बच्चों, अभी टाइम जो है ना, दूसरी क्लास अभी यहाँ पे, तो टाइम आज नहीं है, फिर कल देखते हैं ना। कल हमारी क्लास होगी प्रॉपर 1 घंटे की। आज के लिए इतना ही।